हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे आप सभी लोग। माफ़ी चाहूँगा, आज की जो क्लास है थोड़ा सा लेट होगी। एक्चुअली बात यह है, हम थोड़ा सा कहीं बाहर काम से गए हुए थे, इसलिए थोड़ा सा क्लास लेट हो गई। और आने वाले नए साल वर्ष 2025 की आप सभी को हमारी तरफ से और रिजल्ट विद गौतम सर की तरफ से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और नए साल की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज की जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की, इसको हम लोग इसमें देख रहे थे आपको कि कल जो है मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम लीग होती है और कांग्रेस होती है आपकी, तो दोनों का आपस में समझौता ना होने के कारण कहीं न कहीं शिमला समझौता जो होता है आपका फेल हो जाता है। तो शिमला समझौता फेल होने के बाद में आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होगा। गोलमेज सम्मेलन के बाद में आगे चल करके मैंने विभिन्न विशेषताओं को कहीं न कहीं आपको बताया था। अगस्त क्रांति, बेबल योजना, और इसी के साथ साथ में मैंने आपको बताया व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे के बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके मतलब इन्हें हम लोग जानते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया कि शिमला समझौता जैसे ही आता है, माफ कीजिए, शिमला समझौता 1945 में आ रहा है, 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक। और जो है आपका इससे पहले जो आपकी सरकारें बन रही हैं, वर्ष 1937 का इलेक्शन हुआ, तब भी आपकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन है तब भी, क्योंकि पूरी जो राष्ट्रवादी पार्टी हुआ करती थी वो कांग्रेस, उसके साथ में हिंदुत्व का बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हुआ करता था। लेकिन लीग के साथ में अधिकतर लोग क्या थे, मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम संप्रदाय जो हुआ करता था वही था। इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की जो जनसंख्या है भारत में कहीं ना कहीं 80% के वो थी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट मिलता था। तो उसकी उसी हिसाब से सीटें भी विजित की थी कांग्रेस ने। हुआ क्या था, बात यह थी कि जब कांग्रेस के समक्ष कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आता है और लीग के भी समक्ष कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया, तो लीग के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। और लीग वाले जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे, जिन्ना ने कह दिया था कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो ये समस्या हो गई थी कि अगर प्रधानमंत्री, मान लिया कि जिन्ना बन जाएंगे ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों, जो भाई बहुमत में होगा प्रधानमंत्री तो वही बनेगा, सीधी सी बात है। आज भी यही प्रक्रिया है हमारे यहाँ पर भारत देश में। तो इसी प्रक्रिया के आधार पर होता क्या है, 389 सीटों पर चुनाव के लिए घोषणा कर दी जाती है चुनाव के लिए। तो चुनाव होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिटेन में चुनाव हो चुके हैं, उदारवादी जो नेता हुए क्लेमेंट एटली, उनकी सरकार वहां पर बन जाती है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहीं न कहीं बताया था कि भारत को कहीं न कहीं आज़ाद होना चाहिए। उसके बाद में क्लेमेंट एटली, अब उनकी अध्यक्षता में आपके उनके सहयोगी रहे, मतलब उनके जो मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एक लोग और, उनकी 3 लोगों की अध्यक्षता में आता है आपका कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव। तो आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, हाँ, एक तीसरे सदस्य थे उसमें, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो वो 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस। तो हम बात कर रहे थे आपके कि आपका जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आ रहा है इंग्लैंड की ओर से, क्लीमेंट एटली की ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री उदारवादी नेता है, तो ये भेज रहे हैं कैबिनेट मिशन। होता क्या है, कैबिनेट मिशन में कुछ बातें लिखी होती हैं जो कि भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें ये लोग सरकार को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गठन करने की बात कर देते हैं। इस कैबिनेट मिशन में था क्या, होता क्या है, देखिए, जो आपके कैबिनेट मिशन हुआ करता था, इसका जो सचिव बनाया गया था क्लीमेंट एटली ने, इसका जो सचिव हुआ करता था, सचिव कौन था, पैथिक लॉरेंस। ये मैंने आपको बताया था ना।
पैथिक लॉरेंस इसका सचिव हुआ करता था। इसके दो अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसमें फर्स्ट का नाम था, मतलब दो अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर। मैंने आपको कल भी बताया था, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर थे। दूसरे आपके सदस्य इसी में हुआ करते थे, जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे आपके, और एवी अलेक्जेंडर, और ये आपका पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस जो हुआ करता था ये सचिव तो था, लेकिन तो हम इसमें बात कर रहे थे आप लोगों के साथ में कि एवी अलेक्जेंडर और आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स, आपके इनके साथ में दो अन्य सदस्य थे जो आपके सचिव हुआ करते थे। इनका नाम है पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस के साथ में दो लोग और थे। इन दोनों के साथ में इनको जो है सचिव बना करके भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के टाइम पीरियड में। होता क्या है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन में था क्या, कैबिनेट मिशन में मुख्य बात ये कही गई थी कि आपको इसका मुख्य उद्देश्य लिख लीजिए। मुख्य उद्देश्य जो है इसमें क्या बात कही गई थी, इसका मेन पर्पस क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था आपका अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ में एक चीज और करना था इसमें। और क्या बात इसमें कही गई थी, अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ में संविधान सभा का गठन भी इसमें बताया गया था कि संविधान सभा का भी गठन इसमें किया जाएगा और संविधान आप सभी को बनाना है। लेकिन इन दोनों चीजों के लिए मुस्लिम लीग राजी थी नहीं। जब मुस्लिम लीग राजी नहीं होगी तो अकेले कांग्रेस कैसे संविधान सभा का गठन कर पाएगी। उसमें सदस्यों का होना जरूरी है ना, कि संविधान सभा हो या आपका चाहे अंतरिम सरकार हो, दोनों में सदस्यों का होना, मुस्लिम लीग का भी होना, सम्मिलित होना जरूरी है। तो होता क्या है, मुस्लिम लीग के जितने भी मेंबर थे उन लोगों ने कहीं न कहीं इसको क्या बना रखा था, कह रहे थे कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हमें अलग पाकिस्तान की मांग वो लोग रख रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो इसलिए इनकी बुराइयां, इनके अपनी अपेक्षाएं, वो चीजें अलग से ये लोग भारतीय राष्ट्र मतलब भारतीयों पर थोप रहे थे कि कहीं ना कहीं। पहली बात तो इनकी एक बात ये थी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके बनेगा कौन, वो जिन्ना साहब को बनाना है, कि मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद चाहिए तो चाहिए, आपको तो चाहिए तो चाहिए, बस यही लेकर के रहेगा। लेकिन और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते तो कहीं ना कहीं पक्षपात, भेदभाव तो ज्यादा देखने को मिलता। इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब जो आपके ये सचिव हुआ करते थे पैथिक लॉरेंस और ये दो अलेक्जेंडर और ये स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन दोनों लोगों ने मिलकर के आपके जिन्ना साहब को समझाया कि आप मान जाइए, अगर आप क्या करते हैं इसमें संविधान सभा में आपकी अंतरिम सरकार में आप भाग लीजिए। इनसे कहा गया कि आप अंतरिम सरकार में, जिन्ना साहब से कहा गया कि सरकार में भाग लीजिए। किससे, लीग और उसके मेंबर से कहा गया, कहा गया कहा गया कि अंतरिम सरकार में भाग लीजिए। तो अगर आप अंतरिम सरकार में भाग ले लेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपकी जीत हो जाती तो भैया आप प्रधानमंत्री बन जाना। लेकिन और इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात ये कहा कि जितने भी सदस्य होंगे ना, वो सब जितने भी हमारे लीग के सदस्य होंगे वो सब हम चुन करके भेजेंगे। जहां जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां वहां पर सदस्य हम चुन करके अपने लीग के भेजेंगे और वही आपको जो है उन्हीं को मतलब चुनना होगा। ऐसा लीग के जो मेन सदस्य हुआ करते थे वो कह रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कहा कि अगर आप कितनी सीटें थी कुल सीटों में से, मतलब कुल सीटें आपकी थी कितनी, चुनाव जिन पर होना था, कुल सीटें थी
389 हुआ क्या, जब 389 सीटें थी, इनमें से कहा गया कि जिन्ना साहब आप अगर 200 या 200 प्लस 200 या 200 प्लस सीटें अगर आप कवर कर लेते हैं, अगर आपके पक्ष में आ जाती हैं, तो साहब आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर अलग हो गई। इनसे कहा गया कि आप 200 मतलब 200 सीट ऑब्जर्व कर लीजिए, जीत जाइए, जो 200 सीटों पर आप सरकार बना लीजिए, आप पीएम बन जाएंगे। कौन बन जाएगा? जिन्ना साहब पीएम बन जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना पीएम बनेंगे। 200 सीट की बात हुई थी इनसे। 389 में हुआ क्या था, 389 में जो सीटें हुआ करती थी, उसमें से कितनी, 389 सीटों में से 296 सीटों पर चुनाव होना था। कितना? 296 सीटों पर। लेकिन अन्य जो 93 सीटें बची हुई थी, 93 सीट, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे अलग भाव में बताऊं तो ज्यादा हमारे हिसाब से समझ में आएगा। रुकिए, देखिए, बात यह है कि जिन्ना साहब कह रहे हैं कि हमें कितनी, मतलब जिन्ना साहब से बात हो गई आपकी, इनकी पैथिक लॉरेंस जी की, इनकी बात हो गई कि आप अगर 200 सीटें पा जाते हैं तभी आप मतलब प्रधानमंत्री बनने के लायक रहेंगे, नहीं तो आपको प्रधानमंत्री का जो है पद नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात हो गई थी जिन्ना साहब से। तो जिन्ना कह रहे थे कि ठीक है, इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। तो अब होता क्या है, टोटल सीटें थी 389। 389 में से इनको लानी थी कितनी, 200 प्लस सीटें लाते भैया, तभी तो सरकार बन पाती ना। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, कुल सीटें थी आपकी 389, अगर 200 या 200 प्लस जिन्ना साहब ले आते हैं तो इनको बनाया जाएगा पीएम। कौन बनेगा? जिन्ना। 200 प्लस लाएंगे तभी तो सरकार बनेगी ना। लेकिन इन 389 में से 93 सीट्स, 93 जो सीट हुआ करते थे, वो सीट किसके पास थे? देसी रियासतों के पास में थे। भाई अपने यहाँ पर 562 रियासतें हुआ करती थी, देसी रियासतों के पास हुआ करते थे। अब समझ लीजिए आप लोग, जब 93 सीट्स जब देसी रियासतों के पास में है, तो जिन्ना का कहीं ना कहीं व्यवहार तो होगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी भी रियासत में उनका व्यवहार नहीं होगा। लेकिन इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर, जहां पर कांग्रेस पिछले 11 राज्यों में चल करके 9 राज्यों में खुद की सरकार बना लेती, मात्र जो लीग होती है 2 ही राज्यों में 1937 में सरकार बना पाती है। तो आप जान सकते हैं कि कितना लीग प्रभावी है या कांग्रेस प्रभावी है। इस हिसाब से आप लोगों को कहां पे देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन पर, इनके पास मात्र कितनी 93 सीट्स हैं, लेकिन ये जो आपकी सीटें हैं 389 में से आपकी जो ये वाली सीट्स निकल गई, तो आपका चुनाव जो हो रहा है 296 पर हो रहा है। इन पर जो जनता है आपकी, उसको चुनना है। 296 सीटों पर सरकार को, अंतरिम सरकार जो है आपकी बननी है कहीं ना कहीं। इसका जो है चुनाव है, क्योंकि रियासतें जो हैं अपने आप मेंबर्स को भेजेंगी। अब जो है क्या करना, अब जो 296 जो थी सीटें, इसमें से होता क्या है, जो आपकी 93 सीट्स थी, इस पर तो भैया कौन आएगा, इस पर देसी जो रियासतें थी उनके सदस्यों का यहाँ पर मनोनयन कर दिया जाएगा। मनोनयन क्या होता है? मनोनयन का मतलब है दोस्त, यहाँ पर राजाओं से पूछताछ करके कि ये मेंबर आपका परफेक्ट है क्या, इसे बैठाया जाए, तो उसको बैठाया जाएगा इनके द्वारा। होता क्या है, 93 सीटों पर तो मनोनयन हो गया, चुनाव कहां पर हो रहा है? 296 सीट पर, 296 सीट पर चुनाव हो रहा है। अब होता क्या है, 296 सीट पर चुनाव होने के बाद में इसी में कौन कौन से लोग जो थे, जहां जहां पर मतलब चुनाव लड़ रहे थे,
अब ये जो 296 सीटें थी यहाँ पर, तो मान के चलिए आपका ब्रिटिश प्रांत लगते थे, क्योंकि रियासतें तो बाहर हो गई कहीं न कहीं। अब थे ये सभी ब्रिटिश प्रांतों का चुनाव था। ब्रिटिश प्रांतों में 296 सीटें थी, इन पर चुनाव होना था। लेकिन इसमें खड़े कौन कौन लोग हुए थे, इसमें कितने लोगों को रहना था, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम लोग, इसमें पहली बात तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कुछ लोग तो इसमें कैसे आए थे, पहली बात तो मुस्लिम लीग हो गई, आपके सिख हुए, और अन्य जो कहीं न कहीं माइनॉरिटी हैं। तो आपके जो लीग हुआ करती थी, लीग के साथ साथ में लीग और आपके सिख हो गए, लीग मतलब इस्लाम धर्म के समुदाय के सभी लोग, और सिख हो गए, और आपके जो अन्य माइनॉरिटी कम्युनिटी जो लोग रहते थे, बौद्ध हुए, जैन हुए, ईसाई हुए, तो उन सबको, बौद्ध हुए, जैन हुए, और ईसाइयत के जो भी इस्लाम मतलब ईसाइयत के जो भी लोग हों, इन सबके द्वारा क्या किया गया, इन सबको जो बाहुल्य क्षेत्र हुआ करते थे, जहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी, संख्या बाहुल्य क्षेत्रों में किसका, इन्हीं का संख्या बाहुल्य क्षेत्रों में कहा गया कि आप लोग लड़ सकते हैं, इनको दे दिया गया। जहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती थी वहां पर कौन लड़ सकता है, इनके मेंबर, ठीक है। बाकी जगहों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना इलेक्शन जो है लड़ेगी। होता क्या है, 16 अगस्त 1946 को जो है आपका रिजल्ट आ जाता है चुनाव का। कब आया, क्या होता है, आपका जो चुनाव का रिजल्ट है, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है कब, 16 अगस्त 1946 को जो है, 16 अगस्त 1946 को चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। जो चुनाव हुआ था, चुनाव का रिजल्ट आया। इस चुनाव के रिजल्ट में होता क्या है, अब जो मुस्लिम लीग आपकी हुआ करती थी और जो कांग्रेस हुआ करती थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोनों में क्या होता है, चुनाव हुआ था। अब हुआ क्या, यहां पर जो आपकी 208 सीटें हुआ करती थी, 208 208 सीटों पर कांग्रेस की जीत जो है होती है, किसकी, कांग्रेस की, कांग्रेस की जीत हो गई। अब 208 सीटों पर कांग्रेस जब जीत हो गई तो यहाँ पर इसको मिलती हैं 73 मात्र सीटें। बाकी अन्य के साथ में हो जाती है लीग के पास में, किसके पास थी, लीग के पास। अब जब चुनाव का रिजल्ट आया तो इनको चाहिए थी कितनी, 200 सीटें या उससे ज्यादा सीटें। अब 200 से ज्यादा सीटें तो भैया मिल गई कांग्रेस को, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस का बनेगा ना, ये कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसलिए अब जिन्ना को प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। जब जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया दोस्तों, तो ऐसा हुआ जैसा सोचा नहीं गया था, जीवन में कभी नहीं सोचा गया था कि ऐसा होगा या जिन्ना ऐसा करेंगे। जिन्ना भी पहले देशभक्त और भारत के बहुत बड़े सपोर्टर थे, बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था बाद में पता चला। लेकिन होता क्या है, जब इनको क्या बताया गया कि अगर आप 200 सीटें पा जाते हैं तो भैया आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, इनको 200 प्लस सीटें नहीं मिली। जब 200 प्लस सीटें जिन्ना को नहीं मिलेंगी तो प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे जिन्ना। अब जब प्रधानमंत्री नहीं बने तो जिन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी हार हो गई तो इनकी बेइज्जती होगी। जैसे कि वर्तमान की सरकारों की जब हार हो जाती है तो भैया बेइज्जती तो होती है ना। और जिसकी जीत हो जाती है उसको तो मजा आ जाता है, आपस में वो लोग तो खुशी मनाने लगते हैं, है ना। तो वही कुछ हुआ। अब लीग की तो हो गई हार, मात्र 73 सीटें मिली। अब कांग्रेस को मिल गई 208 सीटें, तो वो तो सरकार बनाएगी ही। अब बनेंगे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
होता क्या है, अब जिन्ना ने क्या किया, मात्र 73 सीटें जब प्राप्त हुई उनको, जिन्ना को केवल 73 सीटें, जिन्ना या जिन्ना की पार्टी भाई लीग को मात्र 73 सीटों पर जीत हासिल हुई। अब जब 73 सीटों पर जीत हासिल हुई उसको, किसको, आपकी मुस्लिम लीग को, तो मुस्लिम लीग अभी सरकार तो बना नहीं सकती क्योंकि उनके विधायक या उनके जो भी सांसद है वो कमजोर हैं या कम है। कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जीत दर्ज करी थी, तो इसीलिए प्रधानमंत्री कहीं न कहीं बन जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाएंगे। हुआ क्या, जिन्ना ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी। इन्होंने क्या किया, जिन्ना ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्योंकि इनकी बेइज्जती हुई थी बहुत ज्यादा स्तर पे, बड़े स्तर पे, तो चाचा जी कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, भड़काना स्टार्ट किया। इनके जो लोग थे ना, जहां जहां पर इनकी बहुमत संख्या में बहुत बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इन्होंने भड़काना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने भड़काना स्टार्ट किया तो बंगाल में, तो आप जानते हैं बांग्लादेश में ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और पाकिस्तान में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और रहते थे, तब भी रहते थे। अब पाकिस्तान में क्या होने लगा और बांग्लादेश में, दोनों जगह पर बहुत बड़े स्तर पर जो है मारकाट स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी, और उसी दिन, कब 14 अगस्त 1947 को, क्या हुआ, 14 अगस्त 1947 को जो है भारत में एक जगह पर नहीं, जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था वहां वहां पर दंगे शुरू। जब दंगे शुरू हो गए, जिन्ना की बातों को लेकर, उनके भाषण को लेकर के लोगों ने देखे, तब रेडियो हुआ करता था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था। टीवी जो वर्तमान में मोबाइल है, तुरंत हेलो करके आप सब कुछ देख लेते हैं न्यूज चैनलों पर, ये कुछ नहीं हुआ करता था। या तो पत्र हुआ करते थे, या तो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, पेपर हुआ करता था, उसमें भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था वही पढ़ता था, और या तो फिर रेडियो भी बहुत कम मात्रा में, एक आध हुआ होगा शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं न कहीं जो जानकारी या संचार के माध्यम हुआ करते थे वो बहुत कम थे। लेकिन तब भी जो है 14 अगस्त को जैसे ही पाकिस्तान आजाद होता है, कि मतलब बता दिया गया, क्योंकि भाई कैबिनेट मिशन जो भी आया था उसमें जो पाकिस्तान की जो मांग रखी गई थी, मतलब पाकिस्तान बनाने की मांग जो रखी गई थी, उसमें क्या होता है, उस मांग को कहीं न कहीं मान लिया जाता है। तो क्या हुआ क्या, यहाँ पर तो दंगे स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। यहाँ पर 14 अगस्त को पाक आजाद हो जाएगा और आपके दंगे शुरू हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएगा, दंगे। इससे थोड़ा सा पहले आते हैं, इससे थोड़ा सा पहले जाते हैं, पीछे चलते हैं। इससे पहले हुआ ये था कि ब्रिटिश सरकार जो आपकी क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री हैं आपके, क्लीमेंट एटली ने क्या किया था, इससे पहले क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी थी कि हम भारत को आजाद कर देंगे, कि हम भारत को, इन्होंने क्या कहा था, एटली ने कहा कि हम भारत को जो है 3 जून 1947 को आजाद कर देंगे। सॉरी 3 जून 1948 होना चाहिए ना, 3 जून जो है 1900, माफ कीजिए 1 मिनट, माफ कीजिए, ये जो तिथि है 23 जून है, 23 जून 1948 है। क्या था, 1948 को
20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली कहते हैं कि 23 जून 1948 को हम भारत को मतलब आजाद घोषित कर देंगे। और उन्होंने क्या कहा कि आजाद कर देंगे भारत को, इन्होंने ये घोषणा कर दी थी। हुआ क्या, जब 20 फरवरी 1947 को इन्होंने ये कहा था कि 23 जून को 1948 को कहीं ना कहीं भारत को क्या किया जाएगा, मतलब आपका आजाद कर दिया जाए। आजाद करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो दंगे हुआ करते थे धीरे धीरे, पहले 1946 में ही इसकी जैसे ही इनकी जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी जैसे वो हार गई वैसे ही दंगे भड़काऊ स्टार्ट हो गए। कहीं जहां भी थोड़ा बहुत भाषण होता था, जहां भी थोड़ी सी भी खुंदक निकालनी होती थी तो बड़े बड़े कृत्य करने लगे। जब बड़े बड़े कृत्यों ने धीरे धीरे आगे चल करके कहीं ना कहीं आग का रूप ले लिया और भारत का विभाजन भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं तय हो गया और भारत का विभाजन की घोषणा भी पेश हो गई आपकी मान के चलिए 20 फरवरी सॉरी 3 जून को। 3 जून को क्या हुआ, 3 जून 1947 को इन सभी दंगों को देखते हुए आपके जो मतलब यहाँ पर जो अपने यहाँ पे वायसराय हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, 3 जून को उन्होंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया फिर से इन्होंने फिर से मतलब स्पष्ट कर दिया। इन्होंने कहा 3 जून को इन्होंने फिर से बताया कि दंगे बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं। इन दंगों को देखते हुए हुआ क्या, 3 जून 1947 को दोबारा निर्णय लिया गया और इसमें क्या बताया, इस निर्णय में इन्होंने बताया कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर देंगे। कब, 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर देंगे। अब ये बात हो जाती है इनकी यहाँ पर, जब 15 अगस्त 1947 को इनकी आजाद करने की बात हो गई तो इन्होंने क्या किया, जब इसकी घोषणा कर दी तब फिर यहाँ पर जैसे ही, और ये जो योजना है 3 जून को ये भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। मतलब जो संपूर्ण भारत हुआ करता है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। ये भी इसी में ये बात थी। तो जब भारत को 2 भागों में विभाजित करने की बात आई तो सारा देश जो हुआ करता था वो तो सन्न रह गया कि हाँ कहीं ना कहीं अब लीग वालों के तो मजे मजे हो गए भाई। 14 अगस्त 1947 को जब आजाद हो रहा है भारत तो भारत के 2 भाग हो गए, ठीक है। तो जब 2 भाग हो गए इसमें 1947 वाले में 3 जून 1947 को इतने ज्यादा दंगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जब से मतलब चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं दंगों की जो रफ्तार थी तेज ही होती जा रही थी। जब दंगों की रफ्तार तेज होती जा रही थी, लगातार आगे बढ़ रहे थे, दंगे और ज्यादा भरमार में हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो 15 अगस्त 1947 को जो तिथि निर्धारित करी आजादी की 47 को, तो बनाया गया 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मतलब आजाद कर दिया और 15 अगस्त को 12 बजे के बाद में हम लोग अपना आजादी का जो दिवस है मतलब अब भी मनाते हैं 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त को इंडिया और ये बन गया यहाँ पर 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना। तो इन दोनों को 2 राष्ट्रों के रूप में कहीं न कहीं घोषित किया गया, बनाया गया और जो देश का विभाजन है 3 जून 1947 को ही बता दिया गया था कि भैया भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। अब 2 भागों का मतलब क्या था, 2 भागों में जैसे अपना इंडिया था, इंडिया में 2 भाग हो रहे थे बड़े बड़े। इंडिया में एक तो पाक था और एक तो अपना था इंडिया भारत वाला। इस इंडिया वाले में, भारत वाले में हमारे साथ में इंडिया वाले में तो अपना इंडिया ही केवल था, लेकिन पाकिस्तान के साथ में जो वर्तमान का बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ये भी हुआ करता था और ये पाक हुआ करता था, पाक तो था ही लेकिन इसको हम कहते थे मतलब पूर्वी पाकिस्तान,
क्या नाम था इसका पहले? पूर्वी पाकिस्तान। इसको नाम देते थे पूर्वी पाकिस्तान और इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में भी दो पाकिस्तान थे, समझ रहे हो ना। बाद में क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान जो वर्तमान प्रधानमंत्री हुआ करती थी अभी, आपकी क्या नाम है इनका, महिला हैं जो बांग्लादेश में, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और ये मतलब इनके पिताजी हुआ करते थे, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं के अंतर्गत ये देश होता है। जो वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के भारत में सरकार हुआ करती थी, तब प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। उनके टाइम पीरियड में बांग्लादेश को आज़ाद करवा करके और बांग्लादेश को नया देश मतलब घोषित किया जाता है और पाकिस्तान अपना अलग हो जाता है। तो ये बनता है आगे चल करके। तो ये दोनों क्षेत्र इसमें जो है शामिल हुआ करते थे, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में भीषण दंगे हो रहे थे बहुत ज्यादा। वर्ष 1900 मतलब 14 दिसंबर से ही 14 तारीख से तो ज्यादा दंगे होने लगे। और जब ज्यादा दंगे होने लगे तो कहीं कहीं सरकार की भी फेल्योर होता है कि मतलब कहीं कहीं सरकार इसके पक्ष में क्या कर रही है, जनता आवाज उठाने लगती है। और ये कैबिनेट मिशन भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब होता क्या है, दंगों के होने के बाद में नवंबर 1946 को जो है, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका? संविधान सभा का गठन कर दिया गया। और संविधान सभा के गठन में, संविधान सभा का गठन, इसमें कहीं न कहीं लीग शामिल नहीं हो रही है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हो रहा है? नवंबर 1946 में। लीग इसका विरोध कर रही है। और जो है 9 दिसंबर, जो वर्तमान दिसंबर महीना चल रहा है, आज लास्ट है उसका, वर्ष 2024 का, 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हो रही है आपकी संविधान सभा की। किसकी? प्रथम बैठक होगी संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर वर्ष 1946 को। होता क्या है, आपका जो वर्तमान आपकी उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का मुख्य जो प्रारूप है आपके उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया था। तो 11 दिसंबर को, उसके 9 दिसंबर को पहली बैठक हो रही है आपकी। और उसके बाद में 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर वर्ष 1946 को जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन बन चुका है। किसी छोटी सी परीक्षा में प्रश्न बना था कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था या किसके द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। नेहरू जी के द्वारा जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और यही आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। क्या है? जो भारत की जो संविधान है, माफ कीजिए, भारतीय संविधान है जो आपका, उस भारतीय संविधान का जो एक पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना का आधार कौन है? यही उद्देश्य प्रस्ताव। ये आपको याद रखना होगा। जो उद्देश्य प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 को पेश किया जा रहा है, यही उद्देश्य प्रस्ताव। इस प्रस्तावना का हमारी जो वर्तमान प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, और ये जो स्टार्ट होती है भारत के लोगों से, यही सॉरी ये जो है आपका
11 दिसंबर नहीं दोस्त, 13 दिसंबर को है। इससे पहले जो 11 दिसंबर मैंने तिथि आपको बताई, 11 दिसंबर 1946 को जो है, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे, उनको क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी स्थायी अध्यक्ष किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को यहां पर बनाया जा रहा है स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। तो जब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाएगा, और उसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को क्या है, 22 जनवरी 1947 को जो है आपका जो प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। स्वीकार कर लिया गया। आपको दिखाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि हम ऊपर लिखते हुए जा रहे हैं। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ना सही से? ठीक है, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। अब होता क्या है, जब उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारी जो आपकी प्रस्तावना है उसका आधार होता है। तो आज की जो क्लास है पार्ट नंबर 2 जो है इंडियन पॉलिटी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें कई सारी चीजें और कई सारी बातों को कहीं ना कहीं अध्ययन करना था, तो उसके विषय में हम लोगों को बात करना था, इसलिए हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें, यहीं से जो है आपका क्या होता है, आपका जो ब्रिटिश वायसराय का जो पद हुआ करता था, वायसराय का जो पद हुआ करता था उसको जो है समाप्त कर दिया गया, और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे, ठीक है, और यहां पर फिर से गवर्नर जनरल की शुरुआत हो जाएगी, और गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही मतलब उनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, ब्रिटिश पद जो हुआ करता था समाप्त कर दिया गया, सचिव भी समाप्त हो गया था, और उसके साथ ही आपके जो माउंटबेटन हुआ करते थे ना, माउंटबेटन को लॉर्ड माउंटबेटन जो हुआ करते थे, भारत के जो हुआ करते थे गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, पाक के गवर्नर जनरल आपके बने थे जिन्ना बने थे। भारत में प्रधानमंत्री कौन बनता है, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनते हैं आपके लियाकत अली। क्या नाम है इनका, लियाकत अली। लियाकत अली पहले इलाहाबाद से संघर्ष किया करते थे, है ना, तो ये जो है आपके कहीं ना कहीं लियाकत अली प्रधानमंत्री बनते हैं, ये आपके पाकिस्तान के, और ये जो है आपके पाक के गवर्नर जनरल बनते हैं जिन्ना साहब। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, और आगे की जो क्लास है वो कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को अगर सही लगती है, अच्छी लगती है तो शेयर किया कीजिए, और दूसरे लोगों के साथ में साझा किया कीजिए, और जो भी लोग इस क्लास को देखते हैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और एक बार फिर से आप सभी के लिए नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आने वाले टाइम को अच्छे से बिताएं, बेहतर तरीके से रखें, अपना ख्याल रखें, और अपने परिवार लोगों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।